हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, कईयों दिन बाद आज क्लास शुरू हो रही है, पर शुरू हो गई, इतना अच्छा है। तबीयत मेरी सही नहीं थी, सही हो ही नहीं रही थी। 10-15 दिन से झेल रहा था मैं। दवा बराबर खा रहा था पर आराम मिल जाता था, फिर वैसे हो जाता था। तो मैंने सोचा आराम कर ही लेते हैं। आराम किया, डॉक्टर को फिर दिखाया। दवा चल ही रही थी, मैंने बताया आपको। फिर भी डॉक्टर से फिर मैंने बात की तो उन्होंने दवा चेंज भी की। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, ठीक है। अब क्लास फिर से आपकी शुरू कर देते हैं, सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। बायोलॉजी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर फिजिक्स शुरू करते हैं, 1 महीने में फिजिक्स से रफा दफा कर देते हैं। 30-40 दिन में सिलेबस आपका फिनिश करते हैं ना। छुट्टी मारो। चलो, अब हमें पढ़ना है जैव विकास। क्या पढ़ना है? जैव विकास। लेक्चर नंबर कौन सा है ये? शायद 5 हुए थे या 6। लेक्चर नंबर शायद 6 है आज ये। अच्छा, 6 फिलहाल 6 ही होगा। 6 नहीं होगा तो 7 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 लेक्चर मुझे अच्छे से याद है। 5 लेक्चर तो हो ही गए थे, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है जैव विकास। इंक मेरे पास ख़त्म हो गई है, इंक डाल नहीं पाया हूँ मैं जैव विकास में, ये वाला, ठीक है। जैव मतलब जीव, विकास जीवों का विकास ही क्या है? जैव विकास है। तो कैसे होता है जीवों का विकास? जैसे थोड़ा जो अभी आपके माइंड में भरा गया है ना, उसको निकाल देना। इन चीज़ों को समझने के लिए जो मैं बताऊंगा अब आगे, जो इस लेसन में जो बातें भी मैं बताऊंगा, वो सारी सबको निकाल देना, ठीक है। तो आप समझना, समझ रहे हो ना? क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक भरा गया है कि हमें सभी ने, भगवान ने बनाया है। आपने बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे उसमें देखा भी होगा, समझ रहे हो? 1 मिनट, देखा भी होगा कि हमें सब भगवान ने बनाया है, भगवान ने ही शक्ति मारी और हम प्रकट हो गए, है ना। इंसान कैसे प्रकट हो गया? टीवी सीरियल दिखाते भगवान प्रकट हुए, किसी को प्रकट करना है, शक्ति मारी, जाओ कन्या, या फिर कोई संतान देनी है, शक्ति मारी, प्रकट हो गया, या फिर हो गया बच्चा, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उन सब बातों को निकाल दो, वो सब हैं अपनी जगह हैं, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जिसके प्रमाण मिले हैं, जिसे समझदार लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जिन बातों को माना है, जो बातें वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई हैं, जो बातें वैज्ञानिकों द्वारा समझी गई हैं, वो बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो बुरा लगने वाली बात नहीं है अगर मैं भगवान की बुराई कर देता हूँ, अल्लाह की बुराई कर देता हूँ, गॉड की बुराई कर देता हूँ, ठीक है। तो बुरा लगने वाली बात नहीं है। आपको विज्ञान के आधार पर चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो साइंस के आधार पे ही, साइंस के बेस पे ही चीज़ों को समझना चाहिए आपको, ठीक है। जो क्योंकि उन चीज़ों के कोई प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ बातें बताई जाती हैं। पता नहीं किस लिए, मेरे तो लगता है जब कुछ बुद्धिमान लोगों से ये बातें पूछी गई होंगी, दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, तो बुद्धिमान लोगों ने कह दिया होगा भगवान ने बनाई है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था किसने बनाई है। तो उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया, कोई ना कोई शक्ति होगी, जिसकी वजह से उसी को भगवान बोल दिया, उसकी वजह से ये तरह, क्योंकि बाद में भगवान को लेकर तरह तरह के देवी देवता दुनियादारी बन गया, समझ रहे हो ना। तो हालांकि टॉपिक पे आते हैं, इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते ज़्यादा, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। हेडिंग डाल लीजिए आप, जैव विकास। क्या बोला मैंने? जैव विकास, इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा जी? इवोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि मैं मार्कर का यूज कम करूँगा बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंक ख़त्म नहीं थी, कई दिन की लेक्चर लिया नहीं था, इसलिए मुझे याद भी नहीं था कि इंक ख़त्म है, नहीं तो मैं शायद इंक ले भी आता, ठीक है। जो जिन बच्चों ने कापी भेजी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जिसने कापी नहीं भेजी, बेटा ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा कर डालो, टाइम पे आ जाओ, पूरा करके फिर अगली बार हम कापी मांगेंगे, फिर सबको देना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। स्कूल खुलने के इंतज़ार मत करो, स्कूल खुलने वाला नहीं है। ऐसे पढ़ते जाओ, जो सब्जेक्ट नहीं चल रहा है उसको भी बोलो, सर से बात करो, स्कूल में आके मिल लो, ऑफिस खुला रहता है, ठीक है। टीचर से आके मिल लिया करो, टीचर कोई ना कोई रहता है, प्रिंसिपल मैडम आती हैं, ठीक है। विद्यालय आ सकते हो, वहाँ पर मिल सकते हो आप सभी, ठीक है। कंसल्ट कर सकते हो, सर ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, अभी ये नहीं पढ़ाया गया, अभी इसमें कम पढ़ाया गया, इसमें ज़्यादा पढ़ाया गया, इसमें थोड़ा ये सुधार होना चाहिए। जो भी आप लोग आओ पढ़ो, क्योंकि अपना भविष्य मत बर्बाद करो।
नहीं तो रिजल्ट खराब आएगा तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको आना चाहिए विद्यालय, ठीक है। जो भी कमी हो, जो भी क्या है, उसे कहना चाहिए। पहले एक टॉपिक हुआ था जीवन की उत्पत्ति। वहाँ पे हम समझते थे, पढ़ते थे कि जीवन की उत्पत्ति सबसे जो मनुष्य जीव बना है, समुद्र से ही जीव का उत्पत्ति। सबसे पहले जीवन कहाँ पाया गया? समुद्र में, ठीक है। समुद्र में सबसे पहले कौन से जीव बने? एक कोश की। कौन से जीव? एक कोश की जीव। एक कोश के जीवों से कौन से बने? बहुकोश के जीव। वैसे हम भी बहुकोश की हैं, वैसे क्या है, हम भी बहुकोश की हैं। लेकिन एक कोशिकी में बहुकोशिकी, दो कोशिका वाला भी, और दो से अधिक कोशिकाओं वाला, बहुत सारी कोशिकाओं वाले बने। तो एक कोशिकी से बहुकोशिकी जीव बनना, बहुकोशिकी जीव से भी बहुकोशिकी में पहले क्या बना भाई? क्या बना? एल्गी बना, शैवाल बना। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोश के होते हैं। शैवाल जो होते हैं बहुकोश के होते हैं। कवक जो होते बहुकोश के होते। कवक शैवाल से आगे चल के और पौधे विकसित हुए, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब आए। बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा विकसित हुए, ठीक है। आगे उससे और विकास हुआ, और भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आए, ठीक है। समझ गए? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अभी आधुनिक हैं, ठीक है, पौधे हैं। और जीव में भी देखें तो पहले प्रोटोजोआ वाले जीव बने, फिर पोरीफेरा संघ, 9 में ये सब संघ वगैरह पढ़े हो। फिर पोरीफेरा वाले जीव बने, फिर सेलेंटेटा वाले जीव बने, फिर टीनोफोरा वाले जीव बने, समझ रहे हो ना। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज वाले जीव बने, ठीक है। फिर न्यूमेटोडा वाले जीव बने, फिर मोलस्का वाले जीव बने, फिर आर्थ्रोपोडा वाले जीव बने, समझ रहे हो ना। फिर क्या बने? फिर स्तनधारी बने। इस तरह धीरे धीरे विकास भया। स्तनधारी में भी बहुत सारे बने, ठीक है। पक्षी बने, सरीसृप बने, है ना, बहुत सारे बने। स्तनधारी का है वो बोलते हैं कार्डेटा वाले जीव बने। कार्डेटा वाले जीव में, कार्डेटा में बहुत सारे जीव बने, है ना। पक्षी बने, सरीसृप बने, ठीक है। और क्या बने? स्तनधारी बने, बहुत तरह के जीव बने। समझ गए? समझ गए? तो ये धीरे धीरे विकास हुआ है। ये पूरा विकास होने में इस तरह हमारे मनुष्य तक, क्योंकि मनुष्य तो सबसे विकसित प्राणी हुआ, मनुष्य तक विकसित होने में धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष लगे। कितने? लाखों करोड़ों। जो जैव विकास होता है बेटा जी, याद आप ये बात समझ लो, जो जैव विकास होता है इसे होने में 1000 से लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, 1000 से लाखों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, लग जाते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे अपने अंदर जैव विकास देखना है तो मैं नहीं देख सकता, समझ रहे हो ना। अगर मुझे अपने अंदर जैव विकास देखना है बेटा जी तो मैं नहीं देख सकता, मैं अपने अंदर का जैव विकास नहीं देख सकता, या फिर मैं समाज में होता जैव विकास नहीं दिखेगा। जैव विकास क्या अभी हो रहा? अभी हो रहा है। जैव विकास जब से पृथ्वी बनी है, जब से लगभग 5 अरब वर्ष हो गए, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके अब तक जैव विकास लगातार, जब से जीव बना है, जीव में जैव विकास हो ही रहा है। आगे और भी विकसित बनेंगे जीव में धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। तो जैव विकास की परिभाषा क्या हो जाती है? सरल, लिख लोगे आप, सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। जैव विकास कहलाता है। हो गया बेटा जी? हो गया बेटा जी? यह एक क्रमिक परिवर्तन है। यह एक क्रमिक परिवर्तन है जिससे नई जात की उत्पत्ति में हजारों से लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। हजारों से लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
ठीक है, इतना हो गया जैव विकास की परिभाषा। अब जैसा मैंने बोला कि आज जैव विकास अब भी हो रहा है, तो हाँ, इसका जवाब क्या होगा? हाँ, हाँ, जैव विकास अब भी हो रहा है, जैव विकास वर्तमान में भी हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब जैव विकास को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत आए। जब हालांकि एनसीईआरटी में डार्विनवाद है, डार्विनवाद का जो प्राकृतिक वर्णन है वो एनसीईआरटी में है। सबसे पहले तो लैमार्क भैया का आया था, क्योंकि लैमार्कवाद आया था सबसे पहले, समझ गए? तो लैमार्कवाद एनसीईआरटी में है नहीं बेटा जी। लेकिन एक क्वेश्चन हुआ क्या था 2019 में, उसने पूछा था क्वेश्चन कि जैव विकास को सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या बोला मैंने? जैव विकास सिद्धांतों का या सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में लिखने के लिए आया। तो जैव विकास के सिद्धांत बोले तो हम लैमार्कवाद है, लैमार्क का डार्विनवाद है, फिर आ जाता है एक उत्परिवर्तनवाद। तो हम सोचते हैं आपको पढ़ा ही डालते हैं, जो एनसीईआरटी में है वो भी, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, आप चीज़ों को समझ भी जाएंगे, सीख भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जान के आपके अंदर थोड़ी सी समझ बढ़ेगी। और पढ़ाई का शिक्षा का मकसद ही क्या है? लोगों में समझ बढ़ाना, क्योंकि लोग समझदार बने, अच्छा बुरा समझ पाएँ, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में क्या है, क्या सही क्या गलत, चीज़ों को समझ, क्योंकि हमारी रुचि है, हम भय क्यों, हमें चीज़ों को समझना है। चीज़ों को समझते समझते ही तो हमने अपने लिए क्या क्या बना लिया, चीज़ों को समझ के ही बनाना आता है, समझ रहे हो ना? तो समझ का होना ज़रूरी है, थोड़ी बड़ी समझ होनी चाहिए, तभी हम धीरे धीरे उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। एक्सपेरिमेंट करने से नई नई चीज़ें और हम जान पाते हैं। समझ गए बेटा जी? समझ गए? क्योंकि पागल आदमी तो कोई एक्सपेरिमेंट करता नहीं है। ठीक है, हालांकि जो ऐसे ऐसे काम किया करते लोग उनको पागल कहने लगते हैं, पर वास्तव में वो पागल होते नहीं हैं। समझ गए बेटा जी? और जैव विकास के प्रमाण भी बहुत सारे हैं। जीवाश्म से है, ठीक है, भौणकी से है, संयोजी जीवों से है, जंतुओं की तुलना से है, ठीक है, अवशोषी अंगों से है, समझ गए, पूर्वजा से है, अनुवांशिकी से है, बहुत सारे जैव विकास के प्रमाण हैं। हालांकि प्रमाण आपके सिलेबस में नहीं है, जो एक दो हैं उनको हम आगे निकाल देंगे, जैव विकास में कई दिन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी? तो आज हम सोचते हैं तीनों ख़त्म कर दें, तीनों स्पीड में ले चलते हैं, तीनों ख़त्म कर देते हैं। तो हेडिंग डालो आप, जैव विकास के सिद्धांत। क्या हेडिंग डालोगे? जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। ठीक, जैव विकास सिद्धांत हेडिंग लिख लीजिए बेटा जी, लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं, मैंने बोला ना कौन से, लिख लो। जैव विकास के सिद्धांतों के रूप में, जैव विकास के सिद्धांतों के रूप में लैमार्कवाद लिख लोगे ना, लैमार्कवाद, 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 कमा डार्विनवाद, डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद, तथा उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं, तथा उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। तो अब हमें पढ़ना है लैमार्कवाद। हेडिंग डाल लो बेटा जी। डार्विनवाद भी लिख लिया होगा, उत्परिवर्तन भी लिख लिया होगा, ये होगा उत्परिवर्तन, ये होगा डार्विन। तो ये हेडिंग डाल लो, पहले इसको पढ़ते हैं। जो लैमार्क थे वो फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है बेटा जी? इन्होंने 1744 से 1829 तक इसका अध्ययन किया जैव विकास का। तब इन्होंने एक बुक लिखी 1809 में, 1809 में एक बुक लिखी। बुक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। कौन सी बुक का नाम था? फिलॉसफी, ये फा है, फिलॉसफी जूलॉजिक।
ये बुक लिखी इन्होंने। इस बुक में इन्होंने जैव विकास सिद्धांत को क्या किया, प्रकाशित किया। लिख लो। डी लैमार्क ने 1809 में जैव विकास के सिद्धांत को फिलॉसफी जोलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ठीक है। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। पहला आ जाता है आकार में वृद्धि। किसमें वृद्धि बेटा जी? आकार में वृद्धि। अरे सॉरी, दूसरा आ जाता है, 1 मिनट, चलो। दूसरा क्या आ जाता है? वातावरण का प्रभाव। दूसरा आ जाता है वातावरण का, ये हेडिंग भी डालनी है आपको, एक एक बारे में लिखना भी है, प्रभाव। तीसरा आ जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। चौथा उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उपार्जित लक्षण या उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ये भी लिख सकते हो आप। इन 4 बातों पे इन्होंने अपने सिद्धांत को ज़्यादातर फोकस किया है, बताया इन्हीं 4 बातों के बारे में। इनका मुख्यतः इन्हीं बातों पे चर्चा रही। आकार में वृद्धि क्या हुआ कि सभी जो जीव होते हैं उनके शरीर या विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि करते रहने की स्वाभाविक क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्या बताया इन्होंने? तो जीवों में उनके शरीर अथवा विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि करते रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये बात आपको लिख लेनी है बस। दूसरी क्या बताया? हाँ सही बात भी है, क्योंकि सभी अंगों में, या तो बाहरी शरीर में या फिर शरीर के अंगों में क्या होती है, आकार में वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। इससे भी क्या, क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर के आकार में, क्योंकि पहले आदमी पहले इतना बड़ा नहीं होता था, अब जितने बड़े बड़े होने लगे। लंबाई में वृद्धि में जलवायु का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो किसी देश के, किसी द्वीप के देखो व्यक्ति छोटे होते हैं, किसी द्वीप के, किसी देश के बड़े बड़े होते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, है ना। ये सब बातें यहाँ पे लागू होती हैं। इनका कहने का मतलब यही है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन था समझाने का, जो समझाना चाहिए मैंने समझा दिया। इस बात को आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा जी। दूसरा किस बात पे जोड़ दिया? दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वातावरण का प्रभाव। हेडिंग डाल के ही लिखना है, पहले हेडिंग ये डाला, जो मैंने बोला लिख लिया। अब वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव कैसे होता है? जैसे वातावरण के प्रभाव, जीव वातावरण के प्रभाव के अनुसार जीव क्या करते हैं, स्वयं को वातावरण के क्या करते हैं, अनुकूल करते हैं। समझ गए बेटा जी। और इन्हीं प्रभाव के से उनके कुछ अंगों का उपयोग क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो कुछ अंगों क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। जिससे उनकी रचना में परिवर्तन आता है। ठीक है, समझ गए क्या बोला इन्होंने? जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे वह वातावरण के खुद को अनुकूल करते हैं या अनुकूल करने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण कुछ अंगों का प्रयोग बढ़ जाता है, कुछ अंगों का प्रयोग बढ़ जाता है तथा कुछ अंगों का प्रयोग घट जाता है, जिससे उनके अंगों में क्या होता है बेटा जी, परिवर्तन होता है, जिसके उनके शरीर की रचना या अंगों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा तो ये धीरे, हमने बताया ना, इसको तुरंत ना समझना कि अभी तुरंत वातावरण का प्रभाव हुआ, तुरंत हमारे अंगों में परिवर्तन हुआ, तुरंत ऐसा कुछ हो जाएगा। ये लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं ना बेटा जी, हजारों लाखों वर्ष लगेंगे, तो हमें कैसे थोड़ी ना दिखेगा। समझ रहे हो ना ये चीज़।
ये ना सोचना तुरंत दिखना चाहिए सर। देखो गर्मी पड़ने रही है, फिर ठंडी पड़ेगी कि हाँ कुछ प्रयोग कम हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, कहाँ हुआ, समझ गए? तो ऐसे ना कहना, लाखों साल लग जाते हैं, मैंने बता दिया। हो गया। अब अंगों का उपयोग, ठीक है, इस पे क्या बोला इन्होंने कि मनुष्य या फिर जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वे अधिक विकसित होते हैं, जिन अंगों का प्रयोग कम करता है वे कम विकसित होते हैं। ये मेरी नाक लंबी हुई, मैं नाक बहुत रगड़ता था, ठीक है, मेरी नाक क्या हो गई, लंबी हो गई। अब कोई व्यक्ति है, कोई जैसे लटकने वटकने से थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है। आप उपयोग करेंगे, जिन अंगों का उपयोग आप अधिक कर रहे हैं वो अधिक, जैसे नाक आप डेली ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ऐसे ऐसे करो तो क्या होगी, बढ़ेगी आपकी नाक। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनका क्या करते हैं मम्मी लोग, नाक बनाते हैं, चेहरा वैसे करते हैं, सर वैसे वैसे करते हैं ना, जैसे बन जाए उस टाइम तो ढल भी जाता है वैसे उसी तरीके से। लेकिन जिन अंगों का उपयोग आप अधिक करते हैं वे अधिक विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग कम करते हैं कम विकसित होते हैं। ये सच भी है और लैमार्क भैया ने ये बात बताई भी है। तो ये चीज़ हेडिंग डाल के ये चीज़ आपको लिख लेना। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग कम होता है वे कम विकसित होते हैं, बस दैट्स ऑल। उपार्जित लक्षणों की वंशागत, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं मैंने बेटा जी आपको बताया है। अनुवांशिक लक्षण होते हैं, कुछ उपार्जित लक्षण होते हैं, समझ गए? हमने बताया था अनुवांशिक लक्षण जो जीन में होते हैं, घुसे रहते हैं, जो वातावरण के परिवर्तन से जो जीव में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। इनकी वंशागत, और ये लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंच भी जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे बहुत सारी चिड़ियां हैं, यहाँ से वहाँ वातावरण में परिवर्तन होता है, ठंडी गर्मी में इधर उधर करती हैं, कभी यहाँ से वहाँ चली जाती, यहाँ से वहाँ चली जाती, तो उनमें परिवर्तन आते हैं, ठीक है। कुछ वहाँ पे जैसे वहाँ कुछ पल रह गए, धीरे धीरे उनके संतानों में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसे नया जीव मान लिया जाता है। ये बात उन्होंने डार्विन ने फिलहाल बताई है, हम यहीं पे बता दे रहे हैं। उपार्जित लक्षण क्या हुआ, समझ आ गए बात नहीं? जो वातावरण के प्रभाव से जो जीव में जो नए लक्षण विकसित होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कह लेते हैं। यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, ये बात इतनी सी आपको लिखनी है। ये लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, जैसे हमारे अंदर कोई धीरे धीरे हमारे बच्चे से बच्चे में कोई लक्षण विकसित हो गया वातावरण, हम जाके अफ्रीका में बस गए, हम वहाँ से लड़के किसी को सेट किए, वहाँ पे मतलब किसी लड़की से शादी कर डाले, ठीक है, सेट नहीं कि शादी किए भैया, तो शादी कर डाले तो क्या हुआ, हमारे धीरे धीरे बाल बच्चे होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा क्योंकि उसका जीन अलग है वहाँ की लड़की का, मेरा जीन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, यहाँ की जलवायु अलग थी, वहाँ की अलग थी, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, दोनों के जीन मिक्स होकर थोड़ा सा, जब वो शादी करेगा तो उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे एकदम सारा परिवर्तन आ जाएगा, समझ गए? तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लक्षण धीरे धीरे वहाँ पे विकसित होगा हमारे अंदर, धीरे धीरे और विकसित होता चलेगा, वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, वंशानुगत होगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता जाएगा। ये था लैमार्कवाद का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। लैमारवाद की आलोचना भी हुई। लैमार्कवाद की ये ना समझे लैमारवाद की पूरी बातें सही भी है। लैमार्कवाद क्यों नहीं माना जैव विकास का असली सिद्धांत, क्योंकि इनमें कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ आलोचना दर्शाई, वो आलोचना मैं आपको बता दूं। लैमार्कवाद ने जैसे उपार्जित अनुवांशन की बात कही है, साथ ही इन्होंने उपार्जित लक्षणों को वंशागत के लक्षण मान लिया, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशानुगत का लक्षण मान लिया इन्होंने। वैज्ञानिकों ने अपारमाणिकता के आधार पर इस विचार को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, समझ रहे हो? इसका आधार क्या बताया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि पहलवान का बच्चा पहलवान, अंधे का बच्चा अंधा होना चाहिए। भाई पहलवान में क्या लक्षण विकसित होता, यूँ बॉडी बना लेता है वो क्या हुआ भाई, वातावरण में उसने वैसा कुछ किया, उसने वैसा वातावरण बनाया अपने अंदर का, तभी तो उसकी बॉडी बन गई, बॉडी बिल्डर हो गया वो। अब उसका बच्चा बॉडी बिल्डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है, पहलवान का बच्चा पहलवान क्यों नहीं हो रहा है? बात मम्मी पापा अंधे हैं, उनमें ये उपार्जित लक्षण है, अनुवांशिक नहीं है, ठीक है। मान लो अंधे हो गए, उनके बाल बच्चे हुए, तो बच्चा अंधा क्यों नहीं हो रहा है, ये अनुवांशिक लक्षण वंशागत क्यों नहीं हो रहा है? चूहा है, पूंछ काट दे उसकी हम, उसके जो बाल बच्चे हों वो पुचकटी वाले क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? लड़कियों को हमेशा कान छेदे जाते हैं, ये हमेशा परंपरा है सालों से, कान छेदे जाते हैं। तो जो बच्चियां पैदी नहीं पैदा हो रही हैं, उनके कन छिदी बेटियां क्यों नहीं पैदा हो जाती? ये लक्षण वंशानुगत क्यों नहीं हो रहा है? समझ गए?
उपयोग अनुपयोग वाला भी लक्षण बता दिया, समझ गए, उसका भी खंडन किया गया, समझ गए। तो ये इनके सिद्धांत इसलिए फ्लॉप हो गया। इसके बाद डार्विन भैया आते हैं, थोड़ा बच्चा लाइट का इंतजार कर लेते हैं, पसीना आ रहा है, फिर बनाते हैं वीडियो। ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ लेते हैं डार्विनवाद। कौन सा वाद? डार्विनवाद। लैमारवाद अभी तक आपने पढ़ा, अच्छे से जाना समझा, नहीं जाना समझा फिर से देख लेना, समझ लेना। ठीक है। डार्विनवाद ने मुख्यतः 6 बातों पर जोर डाला है। पहला क्या था? जीवों में संतान उत्पन्न की प्रचुर क्षमता होती है। जीवन संघर्ष, विभिन्नता, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण और नई जाति की उत्पत्ति। हालांकि जो डार्विन का ये वाद है, इसमें भी वैज्ञानिकों ने कमियां निकाल डाली, तो बाद में इसकी भी आलोचना की गई थी। तो इसी में कुछ वैज्ञानिकों ने सुधार करके इसी में बना दिया था फिर आगे नौ डार्विनवाद। क्या बना दिया था? नौ डार्विनवाद बना दिया था, समझ गए? नौ डार्विनवाद बना दिया था। तो नौ डार्विनवाद हम फिर इसको भी पढ़ लेंगे, आज ही पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल के लिए नहीं रखेंगे। हालांकि ये मेरा पढ़ाने की इरादा नहीं था, पर हम जान ही लेंगे, इतना पढ़ ही रहे थे, हम इसको भी जान लेंगे। तो इसमें क्या इसमें क्या सुधार किया गया, तो क्या नई बातें जोड़ी गई थी। ठीक है। तो डार्विन एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। अगर आप आगे शिक्षा से थोड़ा बड़ा जुड़े रहें तो डार्विन का नाम आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है। हालांकि हर साइंस का स्टूडेंट, हर थोड़ा सा समझदार आदमी डार्विन का नाम जरूर परिचित होगा। ठीक, ऐसे वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी बहुत सारे फेमस वैज्ञानिकों में से एक हैं। कौन से वैज्ञानिक? हमारे डार्विन, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। ठीक है, समझ गए। ये थे क्या थे? एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज थे। ठीक है, एक तरह की। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक एक पुस्तक निकाली, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण, जब चयन कह सकते हो, वर्ण को आप चयन भी कह सकते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा। ठीक है, नेचर सिलेक्शन करता है किस जात की उत्पत्ति करनी है या फिर किस जात के जीवित रखना है, किस जात को खत्म करता है, इसका चुनाव कौन करता? नेचर करती। कौन करता? नेचर। इनकी हर बात में, चाहे मैं इस बात को बताऊंगा, चाहे 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 इसको कोई भी बात बोलूंगा, तो उसमें कोई मरता हुआ मिलेगा आपको, कोई जीता हुआ मिलेगा। जो इस पर्यावरण में, इस वातावरण में रहने के अनुकूल होगा वो बचेगा, जो नहीं होगा वो फिनिश होगा। समझ रहे हो? इसमें क्या पाप क्या पुण्य, पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट वो अलग है, मैंने बताया उन बातों की यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस के आधार पर ही चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग पहले डालेंगे, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता या संतानोत्पन्न की प्रचुर क्षमता, इतना भी डाल दो। तो बहुत सारे जीवों में, क्योंकि अगर मादा की बात बताएं, स्त्री की बात बताएं हम, हालांकि स्त्री की बात मुझे करनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, स्त्री की बात बताएं, चलो छोड़ो। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 56 स्त्री, 56 बच्चे को ना, 56 बच्चे उन्होंने कैसे पैदा किए हैं पता नहीं। ठीक है, छोड़ो, अब छोड़ो, मनुष्य की बात नहीं करते, स्कैरिस की बात करें या मच्छर की बात करें। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इनके बहुत सारे अंडे देते हैं। समझ रहे हो बेटा जी? बहुत सारे अंडे देते हैं ये सब। लाखों अंडे देते हैं स्कैरिस वगैरह, समझे? और जो सर्प वगैरह होते हैं एक बार में कई सारे अंडे देते हैं, मेढक वगैरह होते हैं एक बार में कई सारे अंडे देते हैं। क्या उनके सभी जीव उत्पन्न होते हैं? मेढक जितने अंडे देता है उससे सभी, अगर मेढक उत्पन्न होने लगे तो मेढक ही मेढक बहुत हो जाएंगे। अगर स्कैरिस जो होता है, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, स्कैरिस
ठीक है, केचुए जैसा होता है, नर-मादा अलग अलग होते हैं। अगर आप खुजली हो रही इसलिए खुजला रहा हूँ, अगर आप स्कैरिस देखेंगे वो भी लाखों अंडे देता है। अगर लाखों अंडों में से लाखों स्कैरिस बन जाएं तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पृथ्वी पे उन्हीं का सामंजस्य हो जाएगा। पृथ्वी में स्कैरिस हर जगह नजर आएंगे। तुम्हारे घर में, रूम में, हर जगह स्कैरिस, पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी स्कैरिस से। समझ रहे हो? अगर जितने एक सर्प जो इतने अंडे देता है उतने अंडे बन जाए तो सर्प की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, परंतु सभी जीवित नहीं रहते। वातावरण के प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव के कारण बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं। समझ गए ना? जो वातावरण के अनुकूल था वो बचा, बाकी क्यों फिनिश। समझ गए? यही बात आपको लिखनी है। जीवों में संतान उत्पन्न की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, परंतु सभी जीव जीवित नहीं बचते। केवल वही जीव जीवित बचते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? चलो ठीक। अगला आ जाता है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक जीवन में हमेशा संघर्ष लगा रहता है। प्यास मिटाने का संघर्ष, भूख मिटाने का संघर्ष, संबंध बनाने का संघर्ष, आदमी की बात करें तो मान सम्मान पाने का संघर्ष, इज्जत गरिमा बनाए रखने का संघर्ष, प्रजनन करने का संघर्ष। ये भी एक संघर्ष है, क्योंकि प्रजनन करने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए इसमें भी लोग परेशान होते हैं। अन्य जीव भी प्रजनन करने के लिए, चाहे कुत्ते हों, वो भी संघर्ष करते हैं प्रजनन के लिए, चाहे गाय भैंस हो वो भी संघर्ष करते हैं। सभी मतलब XYZ कोई भी जीव हो, बिना संघर्ष के वो पृथ्वी पर नहीं है। कहने वाले ने इसीलिए कह डाला है शायद कि जीवन ही क्या है, संघर्ष है। तो क्या समझे, पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है, जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है, क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश, भोजन, स्थान, प्रकाश, भोजन, स्थान, प्रकाश, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ वातावरणीय संघर्ष भी होते हैं, कुछ अंतर्जातीय संघर्ष भी होते हैं। समझ गए? इन्हीं को जीवन संघर्ष कहा जाता है। अगली हेडिंग आ जाती है विभिन्नताएं। हालांकि विभिन्नताएं जब मैंने शुरू में ही पढ़ाया था, शुरू में याद करो, मैंने विभिन्नताएं पढ़ाया था पहले वीडियो में, इस लेसन के पढ़ाया था ना, याद आया? तो इसमें क्या लिख लेंगे बेटा जी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, आप एक बार सुन के वीडियो देख के बेटा जी लिख लेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा जी। अगला विभिन्नता में क्या लिखेंगे? सॉरी, प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जीव वातावरण के अनुकूल होते, क्योंकि मछली में अलग विभिन्नताएं, हमारे अंदर अलग कुछ मछली से अलग विभिन्नताएं हैं। मछली में हमसे अलग विभिन्नताएं, इसलिए वो पानी में रह सकती है। मछली से अलग हम में विभिन्नताएं, इसलिए हम पानी में नहीं रह सकते, यहाँ पर रह सकते हैं स्थल पे। समझ गए ना? समझ गए ना? उसे पानी में रहने के अनुकूल बनाती है विभिन्नताएं, और हमारे अंदर की विभिन्नताएं स्थल में रहने के अनुकूल बनाती है हमको। समझ गए ना? इतना लिखना है आपको। ठीक है? जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में भी वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे उनकी संतानें भी वातावरण में रहने के अनुकूल हो जाती हैं।
आई रिपीट, जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो उनके संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे उनकी संतानें वातावरण में रहने के अनुकूल हो जाती हैं। इतना आपको लिख लेना, बात खत्म। अगली आ जाती है योगतम की उत्तरजीविता। चौथा नंबर, योगतम की उत्तरजीविता। क्या योगतम मतलब योग्यता, जिसमें वातावरण के रहने के अनुकूल योग्यता होगी वो जीवित रहेगा, अदरवाइज वो टपक जाएगा। क्या समझे? जिसमें जीवन संघर्ष हेतु वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें जीवन संघर्ष, जिसका जीवन संघर्ष वातावरण के अनुकूल होता है, ऐसे लिखना चाहिए। जिसका जीवन संघर्ष वातावरण के अनुकूल होता है, वातावरण के अनुकूल होता है, तथा परिवर्तन करके स्वयं को वातावरण के अनुकूल और अधिक बना लेता है। स्वयं को वातावरण के अनुकूल और अधिक बना लेता है। और अनुकूल बना लेता है। ठीक है, जो अनुकूल बना लेगा वो और धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलता जाएगा और सशक्त हो जाएगा। और तथा दुर्बल या निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल तथा दुर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं। अर्थात क्या समझ आया? अर्थात योग्यतम ही जीवित रहता है। जो योग्य होता है वही जीवित रहता है, अदरवाइज बाकी टपक जाते हैं। भाई जिसने परिवर्तन कर लिया वो योग्य है, जिसने परिवर्तन नहीं कर पाया वो अयोग्य है। ठंडी पड़ी, ठंडी नहीं झेल पाए कुछ लोग, भाई ठंडी के अनुसार अपनी उनकी बॉडी में परिवर्तन नहीं पाए, उसके अनुकूल नहीं बना पाए खुद को, वो क्या हो गए? टपक गए। ठीक है, जो अनुकूल बनाया गए सह गए वो जीवित रहे। जो गर्मी के अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं खुद को वो टपक रहे हैं। समझ रहे हो? यही है, इसमें कोई मौत नहीं। ये लिखा था, भगवान ने लिख रखा था, ये वो दुनियादारी, ये सब अपने जेब में रखो। ये सब सोची गई है। कहा देखे हो? कहा तुम किसने देखा है? किसका देन है? ये सब बना लिए फर्जी कबाड़। अच्छा, कबाड़ न मत मानो। कबाड़ मानोगे तो फर्जी की चीज़ होगी, उसी में फर्जी में उलझे रहोगे भगवान के चक्कर में। अपने आप कुछ नहीं होगा तुमसे, कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हें ही करना है सब कुछ। इतना याद रखना, पढ़ोगे तो आएगा, नहीं तो भगवान भगवान चिल्लाते रहो, अगरबत्ती सुलगाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो सीधा सीधा जो सच है वही कहता हूँ, सीधी सी बात। ठीक है, मैं बुराई उड़ाई नहीं करता। वो होंगे तो अपनी जगह होंगे, तुमको कुछ दे नहीं देते। ठीक है, जो प्रकृति से मिला है प्रकृति की इज्जत करो, प्रकृति का संरक्षण करो। ठीक है, भगवान का संरक्षण तुम कर पाओगे? कहा वो तुम्हारा करेंगे, तुम उनका करोगे, लेकिन प्रकृति का संरक्षण हमें करना है। सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है, भगवान को मैं नहीं जानता। ठीक है, नहीं तो ये सोचो को मिलता रहे सब हमको भगवान दीन, सब हम ले, पूरी हवा हमार, पूरे पेड़ हमार, पूरी धरती हमार, हैं? भगवान फिर दूसर बना लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी गधा वाला दिमाग है। चलो अगली हेडिंग आ जाती है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, लिख लो बेटा दी। जो जीव प्रकृति के अनुकूल होते हैं, जो जीव प्रकृति के अनुकूल होते हैं वह जीवित रहते हैं, तथा वे जीव जो प्रकृति के अनुकूल नहीं होते नष्ट हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अब अगली आ जाती है नई जातियों की उत्पत्ति। अगली कौन सी आ जाती है? नई जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? जीवों में बहुत सारी क्या होती हैं बेटा जी? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
लिख लो जीवन संघर्ष से लिख क्यों रहा हूँ मैं, मार्कर इंक नहीं ना लिखाओ। अच्छा इतना लिख दो, जीवन संघर्ष से जीवों में अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो वंशानुगत द्वारा उनकी संतानों में जाती हैं तथा उनकी संतानों में भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो वंशानुगत होती रहती हैं। धीरे धीरे संतान या फिर जीव, जो भी लिखो, जीव में इतनी विभिन्नताएं हो जाती हैं कि वह अपने पूर्वजों, जो लिखो पूर्वज, जो भी पूर्वजों से भिन्न लगने लगता है या भिन्न हो जाता है, या हो जाता है, जो भी लिखो, जिससे उसे नई जात मान लिया जाता है या फिर नई जात की संज्ञा दे दी जाती है। ये हो गया डार्विनवाद खत्म। डार्विनवाद की आलोचना क्यों गई? क्योंकि डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पन्न किया तथा कारणों का कोई प्रकार नहीं डाला। विभिन्नताएं होती कैसी हैं, इनके कारण क्या हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं की। और क्या इनकी आलोचना रही है? यह स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्नताएं जिनकी वंशागत होती हैं वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। जिनकी मतलब विभिन्न, जैसे मेंडल ने बताया था ये सफ़ेद वाला है, लंबा वाला है, तो कैसे कैसे जाएगा, लेकिन ये कैसे बता रहे हैं, तो जो विभिन्नताएं हुई हैं वो कैसे कैसे जाएंगे, किन संतानों में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, ठीक है, कैसे उनका मिक्सअप होगा, कैसे अलग होंगी, पृथक्करण कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं समझा पाए। और भी क्या बताएं, डार्विन ने कोई असोसी अंग की उपस्थिति की कोई बात नहीं की। समझ गए। और प्राकृतिक वर्णन को नई जातियों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उत्परिवर्तन से भी नई जातियों का विकास होता है। समझ गए। इसीलिए अगला आ जाता है बेटा जी नव डार्विनवाद। क्या आ जाता है? नव डार्विनवाद। हालांकि नव डार्विनवाद में बेटा जी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं उत्परिवर्तनवाद का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। इसलिए उत्परिवर्तनवाद के बाद बहुत सारे सिद्धांत विकसित हुए, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिमाग खपाया, डार्विनवाद के सिद्धांत में बहुत सारे संशोधन करके एक नया सिद्धांत दिया जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। तो हेडिंग डाल लो नव डार्विनवाद, इसको लिखना है, ठीक है, ठीक है। जूलियस हक्सली, ठीक है, जूलियस हक्सली ने नव डार्विनवाद तैयार किया था। अच्छा, बहुत सारे से उत्परिवर्तनवाद हो गया, डार्विनवाद हो गया, समझ गए, लैमार्कवाद हो गया। इन सभी की बातों को समझ के जोड़ मरोड़ के तोड़ के, ठीक है, नई बातें, नए सिद्धांत दिया। कौन सा? जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। जूलियस हक्सली ने नव डार्विनवाद के मुख्य बातें निम्न हैं। नव डार्विनवाद की मुख्य बातें निम्न हैं। पहली आ जाती है विभिन्नताएं, दूसरी आ जाती है बेटा जी, दूसरी कौन सी आ जाती है? उत्परिवर्तन। ये नई बात आ गई, उत्परिवर्तन, ये आगे हम पढ़ेंगे भी उत्परिवर्तनवाद। तीसरा और चौथा, और सर्वमान्य है, सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत नव डार्विनवाद को ही कहते हैं। यही आज चलता है, यही सबसे अधिक उपयुक्त, यही सबसे ज़्यादा सही माना गया, यही सही है, ये हम कह सकते हैं यही ही सही है, ऐसा ही हुआ है, इसमें सारी बातें समझाई गई हैं। उत्परिवर्तन कह दिया। तीसरा क्या हो गया? प्राकृतिक वर्णन भी होता है, मतलब विभिन्नताएं भी जैव विकास का कारण होती हैं, उत्परिवर्तन भी कारण होता है, प्राकृतिक वर्णन भी कारण होता है, और पृथक्करण एक आ जाता है, ये भी कारण होता है। हालांकि हम पृथक्करण, प्राकृतिक वर्णन हम डार्विन का अलग से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में है, पृथक्करण हम अलग से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में है, समझ गए। जात उद्भव कैसे होता है, जात की उत्पत्ति कैसी होती है, ये भी एनसीईआरटी में, वो भी अलग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी वाला मैटर हम अलग पढ़ लेंगे एक वीडियो में, ठीक है बेटा जी। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए प्लीज़, इसे हम ख़त्म कर लेते हैं तो आगे बंद करते हैं। फिर देखो, पहले हेडिंग डाल लेना है आपको विभिन्नताएं।
ठीक है बेटा जी। विभिन्नता में क्या है, लैंगिक जनन के समय जीवों में विभिन्नताओं के दो कारण होते हैं, माता व पिता के गुणसूत्रों से बना संयोग, और दूसरा क्या होता है, युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय। जीन विनिमय मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। विभिन्नताएं दो तरह से होती हैं, जब गुणसूत्र होते हैं, जब गुणसूत्र का विभाजन होता है, समझ गए ना, तब, और जब युग्मक एक युग्मक बनता है तब अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय होता है, समझ गए। तो ये लिख लोगे बेटा इसमें आप, लैंगिक जनन के समय जीवन में विभिन्नताओं के दो कारण होते हैं। लैंगिक जनन के समय जीवों में विभिन्नताओं के दो कारण होते हैं। नंबर एक, माता व पिता के गुणसूत्रों से बना नया संयोग। जब माता पिता के गुणसूत्र से नया संयोग बनता है, तो भाई जब निषेचन होता है तो युग्मक होता है, युग्मक में माता पिता दो शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, दोनों को केंद्रक मिलते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र दोनों को मिलते हैं, गुणसूत्र में अदला बदली होती, एक्सचेंज होता है, वहाँ पे टूट के गुणसूत्र इधर उधर लगते हैं तो नया गुणसूत्र बनता है, समझ गए ना, मिक्सअप होता है, तो भाई उससे परिवर्तन आ जाएंगे। और फिर जो जीन विनिमय होता है, हमने बताया था गुणसूत्र एक दूसरे गुणसूत्र से लग जाता था, जीन विनिमय में समझाया था ना चित्र बना के, तो वहाँ पे जीनों के अदला बदली हो जा रहा है। जीन में ही सारे लक्षण हैं, मैंने ये भी बताया था, जीन में सारे मैसेज घुसे पड़े हैं, तो मैसेज कुछ मम्मी के चले गए, कुछ पापा के चले गए, उसमें मिक्स हो गए दोनों, अब दोनों के लक्षण जाएंगे संतान में, कुछ नया परिवर्तन होगा उसमें, समझ गए ना। तो इस तरह से हो जाता है, लिख चुके इसको। युग्मक निर्माण के लिए दूसरा क्या था, युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय हो गया। अगली हेडिंग डालो, उत्परिवर्तन। देखो जीवों में जो अचानक से परिवर्तन होते हैं ना, उनके जीन में, सही पूछे तो ये परिवर्तन वास्तव में जीन में होते हैं, अचानक से वातावरण के प्रभाव के कारण, पर्यावरण के अनुकूलन प्रतिकूलन जो भी, इनके कारण अच्छा जीन में परिवर्तन हो जाता है, ये अचानक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, लिख लो। ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन नहीं, लिखो, डीएनए की संरचना में परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जिसका परिवर्तन का अर्थ है जिसका परिवर्तन का अर्थ है संतान के एक विशेष लक्षण में भिन्नता, संतान के एक विशेष लक्षण में भिन्नता आएगी, अलग हो जाएगा कोई ना कोई लक्षण, ठीक है। कभी कभी ज़्यादातर उत्परिवर्तन जो होते हैं बेटा जी वो हानिकारक होते हैं। उत्परिवर्तन की वजह से 12 सिंगा में सींगे, पूरी शरीर में सींगे उत्पन्न हो गए थे, वो विलुप्त होने का कगार पे आ गया, समझ रहे हो ना। तो उत्परिवर्तन हानिकारक भी होता है। उत्परिवर्तन की वजह से ही उसके 12 सींग होती थी और पूरी शरीर में सींग उगाई, जिससे वो क्या हुआ, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाया, आगे रह नहीं पाया, वो आगे क्या हो गया, विलुप्त होने का कगार पे आ गया। इतना हो गया उत्परिवर्तन में, इतना ही आपको लिखना है। अगला आ जाता है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण तो लिख लो बेटा जी, ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो पर्यावरण में रहने के लिए उपयुक्त एवं लाभप्रद, उपयुक्त तथा लाभकारी, ऐसे लिख सकते हो, लाभप्रद भी लिख सकते हो, लाभकारी भी लिख सकते हो, लाभप्रद या लाभकारी जो भी लिखो, होती हैं, उन्हें प्रकृति द्वारा वर्ण कर लिया जाता है। उन्हें क्या कर देती है, प्रकृति उनका चयन कर लेती है, वही उन्हें ही रखती है, बाकी जो बेकार हैं वो मर जाएं। अगला आ जाता है पृथक्करण। हालांकि टेंशन मत लो बेटा जी, और भी पढ़ेंगे हम। अगला आ जाता है पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण के कारण, भौगोलिक मतलब पृथ्वी है, जैसे कोई महाद्वीप ही है, जितने भी महाद्वीप पहले बताया जा रहा सभी इकट्ठे थे, धीरे धीरे अलग हो गए, वहीं एक दूसरे कोने में पहुंच गया, दूसरे के एक दूसरे कोने में पृथ्वी पहुंच गया, हाँ। तो अलग अलग जलवायु, अलग अलग मौसम, अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग तरह के लोग हो गए, अलग अलग तरह के जीव हो गए वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से पृथक्करण होगा, इससे उनमें क्या हो गया, वातावरण के अनुसार उनके अनुकूलन आ गया, उनमें अलग अलग धीरे धीरे विभिन्नताएँ हो गई, ठीक है, वो एकदम अलग अलग जीव हो गए। तो क्या लिखोगे, भौगोलिक पृथक्करण के कारण अंतः प्रजनन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप अनुवांशिकी पदार्थ, ब्रैकेट में डीएनए,
अनुवांशिकी पदार्थ किसको बोलते हैं? डीएनए को। ब्रैकेट में डीएनए, अनुवांशिकी पदार्थ का मिश्रण भी नहीं हो पाता। जिससे नहीं हो पाता, जिससे लिखो चाहे तथा, तथा अनुकूलन के कारण नई नई जातियों का निर्माण हो जाता है, नई जातियों का निर्माण हो जाता है। नो डाइनवाद भी आशा करते समझ में आ गया होगा। लैमार्कवाद डाइनवाद खत्म हो गया। कल हम उत्परिवर्तनवाद देख लेंगे, जो एनसीईआरटी का मेथड वो देख लेंगे। हो सकेगा तो कल ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में इस लेक्चर, नहीं तो फिर 1-2 वीडियो में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी लेसन। ठीक है बेटा जी, तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा था, देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हम ख़त्म कर देंगे बस 1-2 दिन में एक लेसन ख़त्म, फिनिश, फिर फिजिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, 4 लेसन है फिजिक्स में, 30 दिन में गारंटी देता हूँ ख़त्म हो जाएंगे, पक्का ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, प्रॉमिस। ओके बाय, थैंक यू सो मच।